चलो आज हो गया हमारा 26 दिसंबर ना। तो आज का पहला टॉपिक देखो, भीमा रिवर। ये भीमा रिवर के बारे में एक न्यूज़ आया है। ये महाराष्ट्र से इसका ओरिजिनेशन होता है। महाराष्ट्र में एक भीमा शंकर हिल्स है, भीमा शंकर पहाड़ है, वहीं से ये भीमा रिवर निकलता है। इसको हम चंद्रभागा रिवर के भी नाम से जानते हैं, ठीक। और ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, इन तीन स्टेट्स में ये बहता है। और देखो फाइनली ये मर्ज किस में हो जाता है, फाइनली ये भीमा रिवर कृष्णा रिवर में आकर मिल जाता है। और कर्नाटका के शहर में कृष्णा रिवर है, वहाँ पे आके फाइनली ये मिल जाता है। ये कृष्णा रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है, ये भी ध्यान रखना। कौन? भीमा रिवर, जिसको हम चंद्रभागा रिवर भी बोलते हैं। ये कौन कौन से एरिया से बॉर्डर किया गया है तो देखो, तो वेस्ट रीजन में वेस्टर्न घाट इसका बॉर्डर है, नॉर्थ रीजन में बालाघाट रेंज इसका बॉर्डर है, और साउथ रीजन में महादेव हिल्स इसका बॉर्डर है। अब इस रिवर पे इंपॉर्टेंट डैम्स बने हुए हैं, इसलिए भी ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे रिवर से सवाल पूछता है जिस पे डैम्स बने हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट डैम्स देखो इस रिवर पे, कौन 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 से रिवर पे? भीमा रिवर पे। कौन से रिवर पे इंपॉर्टेंट डैम्स बने हुए हैं? तो भीमा रिवर, ध्यान रखना। उज्जैनी डैम्स हो गया, पावना डैम्स हो गया, मुलसी डैम्स हो गया, घोड डैम्स हो गया, ये सब इसी भीमा रिवर पे बने हुए हैं, ठीक। देखो, जिसको कि हम चंद्रभागा रिवर भी बोलते हैं, और ये कृष्णा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ये भी ध्यान रखना। अब एक पधारपुर साइट है, ये पिलग्रिमेज साइट है, स्पिरिचुअल रिलीजियस साइट है, जो कि इसी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी भीमा रिवर के पे लोकेटेड है। मतलब इसी भीमा रिवर पे ये पंधारपुर साइट लोकेटेड है। तो एक छोटा सा फैक्ट ये भी ध्यान रखना। तो ये कुछ नहीं, प्रीलिम्स फैक्ट था। अब आगे आ जाओ, माइक्रोमीटरॉइड्स एंड ऑर्बिटल डेब्रिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो यार हम ये वीडियो बना लिए थे कंप्लीट, पता नहीं मेरे फ़ोन का क्या सीन है, रिकॉर्डिंग हुई नहीं, दोबारा बना रहे हैं। तो चलो कोई ना, कर लो। दूसरा टॉपिक देखो, माइक्रोमीटरॉइड्स एंड ऑर्बिटल डेब्रिस। इसमें दो टर्म है, माइक्रोमीटरॉइड्स एंड ऑर्बिटल डेब्रिस। ध्यान से समझना है, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन यहीं से यूपीएससी पूछेगा, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। मतलब ये हाई प्रोबेबल क्वेश्चन ये सब है। तो इन दोनों को अभी हम समझेंगे, माइक्रोमीटरॉइड्स क्या है और ऑर्बिटल डेब्रिस क्या है, दोनों को हम समझेंगे। उससे पहले देखो कि आज ये न्यूज़ में क्यों आया है। तो न्यूज़ में आज इसलिए आया है कि डेब्रिस मतलब, एक बात समझ लो, डेब्रिस मतलब कचरा होता है, ठीक। तो आज ये न्यूज़ में इसलिए आया है कि स्पेस का एक डेब्रिस है। स्पेस में हम अलग अलग मिशंस भेजते हैं ना, तो स्पेस का एक कचरा है जो कि हिट किया है। किसको हिट किया है? चाइना के सेंझाओ 20 क्रू व्हीकल को। तो चाइना का एक व्हीकल था, रॉकेट वॉकेट कुछ था, सेंझाओ 20, उसको स्पेस के कचरे ने हिट किया है। अब जैसे ही हिट किया है तो चाइना का वो जो व्हीकल था उसमें छोटा सा माइनर क्रैक आया है। उसका जो रिटर्न आने वाला कैप्सूल था ना, उसमें एक माइनर क्रैक आया है, ठीक। इसलिए ये न्यूज़ में आया है। अब दो टर्म लिखा है, माइक्रोमीटरॉइड्स एंड ऑर्बिटल डेब्रिस। तो दोनों को देखते हैं। माइक्रोमीटरॉइड्स क्या होता है? माइक्रोमीटरॉइड्स नेचुरली अकरिंग है, ये नेचुरली स्पेस में रहेगा, नेचुरली स्पेस में प्रेजेंट है। और ये बहुत स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है, जो कि फ्यू माइक्रोमीटर से लेकर 2 mm तक इसकी साइज हो सकती है। बहुत छोटा पार्ट होता है, पार्टिकल्स होता है, और ये नेचुरली प्रेजेंट है स्पेस में। आता कहाँ से है भाई? तो अलग अलग एस्ट्रॉयड्स हैं स्पेस में, अलग अलग कॉमेट्स हैं, उपग्रह, ग्रह जिसको हम कहते हैं, ये सब टकराते हैं आपस में, और टकराने के बाद छोटे छोटे पत्थर में ये टूटते हैं और स्पेस में घूमते रहते हैं, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी तो है नहीं। तुम सोचो ना, सीधा एक पत्थर को लेकर नीचे जमीन पे हम पटकेंगे तो उसके कितने छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। उसी तरीके से ये एस्ट्रॉयड्स हो गए, कॉमेट्स हो गए स्पेस में, ये जब आपस में टकराते हैं तो इनके छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, फ्यू माइक्रोमीटर्स से लेकर 2 मिलीमीटर तक, और ऐसे टुकड़े स्पेस में घूमने लगते हैं, जिनको हम माइक्रोमीटरॉइड्स बोलते हैं। और ये बड़े स्पीड से घूमते हैं, ठीक। अब ये तो माइक्रोमीटरॉइड्स तुमको बता दिए, ये नेचुरली स्पेस में होते हैं, कहाँ से आते हैं वो बता दिए। अब ऑर्बिटल डेब्रिस देखो, ये क्या है? तो ऑर्बिटल डेब्रिस होता वही चीज़, ये भी कचरा ही है स्पेस का, लेकिन ये हमने भेज दिया है स्पेस में। हमने कहाँ से भेजा है? मान लो हम कोई सैटेलाइट भेजे थे, हम कोई रॉकेट भेजे थे, वही टकरा गया, या कोई सैटेलाइट भेजे थे, वो 10 साल तो काम किया ठीक ठाक, अब वो फंक्शन करना बंद कर दिया है, तो वो भी तो कचरा ही हो गया ना। कि एक चीज़ था जिसको हम स्पेस में भेजे थे, वो कभी हमारा काम कर रहा था, अब काम करना बंद कर दिया है, तो वो भी तो कचरा हुआ। तो वो ऑर्बिटल डेब्रिस है। तो दोनों होता कचरा ही है, माइक्रो ऑर्बिटल भी और ऑर्बिटल डेब्रिस भी। बस ये ऑर्बिटल डेब्रिस को
हमने भेज दिया है, ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है स्पेस में, जो कि नो लॉन्गर सर्व एनी यूजफुल पर्पस, जो कि अब कोई काम का पर्पस वहां पे नहीं कर रहा है, वो बस कचरे की तरह घूम रहा है। अब वो कहाँ से आता है, तो डी फंक्शन वाले सैटेलाइट्स। मान लो कोई सैटेलाइट हम भेजे थे, 10 साल वो खूब अच्छा से काम किया, उसके बाद वो फंक्शन करना बंद कर दिया, तो वो कहाँ घूमेगा, स्पेस में ही घूमेगा। तो डी फंक्ट सैटेलाइट स्पेस में घूम रहा है, वो कचरा है। फिर से एक्सप्लोडेड रॉकेट स्पेस, कोई रॉकेट का स्पेस है, अलग अलग रॉकेट का स्टेज हम टूटता है ना, वो अगर फट गया तो स्पेस में वो कचरे की तरह घूमेगा। कोई एक्सीडेंटल कोलिजन हो गया तो वो स्पेस में घूमेगा। फिर से एंटी सैटेलाइट वेपन टेस्ट अगर हम करते हैं स्पेस में, तो वो भी आपस में टकराव करा के कचरा क्रिएट करते हैं। तो ऑर्बिटल डेब्रिस कुछ नहीं, सीधा हम जो कचरा भेज दिए स्पेस में और वो कचरा घूम रहा है, ये ऑर्बिटल डेब्रिस हो गया। और माइक्रो और ये मीटरॉइड्स जो हैं वो तो नेचुरली प्रेजेंट हैं। अब इससे थ्रेट्स क्या क्या आएंगे, खतरा क्या क्या होगा, तो खतरा क्या होगा भैया, ये कोई कचरा स्पेस में फ्री में घूम रहा है, इतने तेज़ी से घूम रहा है, तो ये हमारे जो ये फंक्शनल वाले सैटेलाइट्स हैं, स्पेस क्राफ्ट हैं, उसको ये हिट करेगा, उसको डैमेज करेगा। जैसे कि देखो ना, ये चाइना का स्पेस सैटेलाइट को, स्पेस क्रू व्हीकल को डैमेज किया है ना स्पेस डेब्रिस, जो कि आज न्यूज़ में आया है। तो थ्रेट इसका यही है कि हमारे सैटेलाइट और स्पेस क्राफ्ट को ये डैमेज कर सकता है, हमारे फ्यूचर स्पेस मिशन को ये इम्पैक्ट कर सकता है, बहुत तेज़ी से घूमता है। फिर से टेक्नोलॉजी का भी डिसरप्शन ये करता है, कर सकता है। मान लो कोई जीपीएस वाली सैटेलाइट है हमारी, जो हमको नेविगेशन देती है स्पेस से, कोई हमारी वेदर फॉरकास्टिंग सैटेलाइट है जो वेदर के बारे में बताती है। अब ये माइक्रो ऑर्बिटल डेब्रिस गया, टकरा गया हमारे उस सैटेलाइट से, तो टेक्नोलॉजी डिसरप्ट हो जाएगी, जीपीएस लोकेशन मिलना बंद, वेदर फॉरकास्टिंग होना बंद, तो ये खतरा है। फिर से कैस्केड इफेक्ट भी इसका है। कैस्केड इफेक्ट मतलब क्या होता है, आसानी से समझना। मान लो एक बार कोलिजन कोई हो गया, तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार कोलिजन हो गया अब खतरा खत्म, उल्टा बढ़ गया। क्योंकि एक बार जब कोलिजन हुआ ना, तो जब वो टकराए किसी स्पेसक्राफ्ट से या किसी सैटेलाइट से, तो उसके और छोटे 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 टुकड़े हो गए। वन कोलिजन क्रिएट्स मोर डेब्रिस, एक कोलिजन हुआ तो उससे और छोटा छोटा कचरा निकल गया स्पेस में, वो और बढ़ गया, तो अब ये और ज़्यादा खतरा करेगा। तो कैस्केडिंग इफेक्ट इसी को बोलते हैं। और विक्टिमाइजेशन ऑफ स्पेस एक बड़ा थ्रेट है। जैसे जैसे हम अर्थ को विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं ना, देखो एक टाइम पे अर्थ पे बिल्कुल स्वर्ग सी हवा आती थी, कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं था, कोई क्लाइमेट चेंज नहीं था, लेकिन हमने मॉडर्नाइजेशन में, ग्लोबलाइजेशन में इतना ज़्यादा अर्थ को डेवलप करके इसको विक्टिम बना दिया है। उसी तरीके से स्पेस में भी तो अब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। चाइना अपना मिशन भेज रहा है, इंडिया अपना भेज रहा है, यूएस अपना भेज रहा है, रसिया अपना भेज रहा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी अपना भेज रहा है, सब स्पेस के रेस में लगे हुए हैं। तो हम धीरे धीरे स्पेस को भी विक्टिम बना देंगे, ये भी एक खतरा है। और क्यों विक्टिम बना देंगे, कमर्शियलाइजेशन के कारण, व्यापारीकरण के कारण, प्रॉफिट के कारण। हमने यहाँ अर्थ का जो सिस्टम था उसको क्यों खराब किया, प्रॉफिट के कारण ही तो खराब किया। पेड़ काटे, इंडस्ट्री लगाए, प्रॉफिट के कारण ही तो किया। और वही काम स्पेस में हम कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल विक्टिमाइजेशन ऑफ स्पेस हो जाएगा, थ्रेट हो जाएगा एक बहुत बड़ा। तो ये सब अलग अलग थ्रेट्स हैं। अब इसका मिटिगेशन मेजर्स क्या है, इसको ठीक कैसे करेंगे, तो मॉनिटर करते रहो डेब्रिस को, मीटरॉइड्स को। फिर से स्पेस क्राफ्ट में सील्ड लगा कर भेजो, मतलब होता है ना कवच एक लगा कर भेजो। और एक एग्जाम्पल भी लिखना, विपल सील्ड हम स्पेस क्राफ्ट के आगे लगा देते हैं, ताकि कभी कभी कोई टकराए भी है स्पेस में तो उतना इम्पैक्ट ना डाले। तो एग्जाम्पल में लिखना, विपल सील्ड नाम की चीज़ होती है, विपल कवच हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे। और तीसरा मेजर्स देखो हम और क्या ले सकते हैं, तो सस्टेनेबल प्रैक्टिस करो जिससे डेब्रिस कम से कम हो। अब अलग अलग इंटरनेशनल कॉपरेशन चल रही है इस डेब्रिस को ठीक करने के लिए। तो देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी, IADC। ये एक इंटरनेशनल फोरम है, ठीक, जिसमें अलग अलग देश की सरकारें, गवर्नमेंट बॉडीज आकर बैठती हैं और कोऑर्डिनेट करती है कि स्पेस डेब्रिस में रिसर्च किया जाए और स्पेस डेब्रिस को कम करने के लिए हम क्या क्या एफर्ट्स ले सकते हैं। तो ये एक हो गया। फिर से यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA का एक जीरो डेब्रिस चार्टर है, जिसका एम ये है कि 2030 तक हमको कोई नया डेब्रिस स्पेस में क्रिएट नहीं होने देना है। तो ये तो इंटरनेशनल कॉपरेशन हो गया। अब इंडिया के अलग अलग इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, जैसे कि इंडिया का प्रोजेक्ट नेत्रा चलता है जिसको इसरो चलाता है। ये अर्ली वार्निंग सिस्टम जनरेट करता है स्पेस में, अगर कोई डेब्रिस डिटेक्ट हो जाए या टकराने वाला हो तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम जनरेट करता है। फिर से इसरो का सिस्टम है फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन। इसमें इसरो ने एक डेडिकेटेड फैसिलिटी, डेडिकेटेड टीम बनाकर रखी है जो कि इसी डेब्रिस को मॉनिटर और मैनेज करेगा।
फिर से पोयम इनिशिएटिव इंडिया का है, जिसको हम PSLV एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल कहते हैं। ये भी इसरो का इनिशिएटिव है, जिससे कि हम रॉकेट को अलग अलग स्टेजेस में भेजते हैं ऑर्बिट में, जिससे कि स्पेस में डेब्रिस कम हो जाए, कचरा कम हो जाए। अब इसका मतलब क्या हुआ, रॉकेट उड़ता है तो 3-4 स्टेज तो उसका नीचे जमीने पे गिर जाता है ओशन में। तुमने देखा होगा कि जैसे उड़ा तो उसका पीछे वाला स्टेज नीचे गिरा, फिर पीछे वाला स्टेज नीचे गिरा। तो ये पोयम एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल इसरो का ही इनिशिएटिव है, जिसमें हम रॉकेट के अलग अलग स्टेजेस को नीचे ही धरती पे ही गिरवा देते हैं, स्पेस में ज़्यादा कचरा नहीं जाने देते हैं, रॉकेट को हम स्टेज वाइज भेजते हैं। ठीक, तो ये इंडिया का इनिशिएटिव है। अब हम आगे 2 टॉपिक कराते हैं, इससे पहले क्वेश्चन देखो, व्हाट आर MMODs, माइक्रो मेट्रॉइड्स एंड ऑर्बिटल डेब्रिस हैं क्या? बता दिए क्या हैं, ये कैसे थ्रेट्स पैदा कर सकते हैं, तो व्हाट थ्रेट्स दे पोजेस, इनसे क्या खतरा हो सकता है वो बता दिए, इनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, कहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं, इनका इम्पैक्ट क्या आएगा, और अलग अलग ग्लोबल मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं ताकि MMODs को कम किया जा सके। आराम से लिख लोगे, ये क्वेश्चन है। अब देखो, थोड़ा बच्चों को ना कुछ आंसर राइटिंग को लेकर दिक्कत होती है, हम बताते हैं इस टॉपिक में हम कैसे लिखेंगे। अगर हमको लिखना होगा ना, तो हम इंट्रोडक्शन बनाएंगे कि रिसेंटली ए स्पेस डेब्रिस हिट चाइना सेंजाओ 20 क्रूड व्हीकल्स कॉजिंग ए माइनर अटैक इन इट्स रिटर्न कैप्सूल। हाल ही में एक स्पेस का कचरा चाइना के सेंजाओ 20 क्रू को हिट किया है, टकराया है, जिससे कि थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है चाइना के उस व्हीकल में। इतना इंट्रोडक्शन बताएंगे, उसके बाद आ जाएंगे हेडिंग माइक्रोमेट्रॉइड्स एंड ऑर्बिटल डेब्रिस, और लेफ्ट हैंड साइड एरो बनाकर माइक्रोमेट्रॉइड्स को डिफाइन कर देंगे, राइट साइड एरो बनाकर ऑर्बिटल डेब्रिस को डिफाइन कर देंगे। इससे क्या क्या खतरे हो रहे हैं, क्या क्या इंपैक्ट्स आ रहे हैं इसके, वो बता देंगे। इसका ओरिजिन कहाँ से है वो ऊपर ही बता देंगे, इसके थ्रेट्स क्या क्या हैं वो बता देंगे, और पूरी दुनिया क्या काम कर रही है वो बता देंगे, इंडिया का इनिशिएटिव बता देंगे, और एक अच्छा सा कंक्लूजन लिख देंगे कि हम अपने स्पेस प्रोग्राम को कंप्लीटली शट डाउन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सस्टेनेबल स्पेस मिशंस को प्रमोट करेंगे, ताकि जैसे अर्थ का नेचुरल फ्लो बिगड़ गया है, अर्थ पे इतना क्लाइमेट चेंज और चैलेंजेस आ गया है, उसी तरीके से स्पेस का विक्टिमाइजेशन ना हो। दैट्स इट, कहानी खत्म, परफेक्ट आंसर बन जाएगा एकदम। ठीक, तो आंसर लिखने का तरीका यही है। चलो तीसरा टॉपिक पे आ जाओ, रेयर अर्थ एलिमेंट। ये 17 केमिकल्स का ग्रुप है एक, इसमें 17 केमिकल एलिमेंट होते हैं। कोई भी तुमको तुम्हारे सामने बोले कि रेयर अर्थ एलिमेंट, तुरंत याद कर लेना कि 17 अलग अलग एलिमेंट्स की ये बात कर रहा है। ठीक, जिसमें 15 एलिमेंट्स तो एक ग्रुप में है, एक ग्रुप मतलब लैंथेनाइड एलिमेंट्स का एक ग्रुप होता है, जिसमें 15 एलिमेंट हैं रेयर अर्थ एलिमेंट के। अब जिनका केमिस्ट्री स्ट्रांग होगा, जिसको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन याद होगा, वो लैंथेनाइड एलिमेंट्स पढ़ लेगा, उसको समझ में भी आ जाएगा। हम समझाएंगे नहीं, क्योंकि यूपीएससी के काम का नहीं है, तुमसे वो कभी जिंदगी में नहीं पूछेगा कि लैंथेनाइड एलिमेंट क्या होता है। हाँ, ये जरूर पूछ सकता है कि 17 डिवाइडेड कैसे हैं, तो वो तो तुमको बता ही रहे हैं। तो बस सीधा समझो, 17 जो अलग अलग केमिकल्स मिलकर अलग अलग एलिमेंट्स है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के कैटेगरी में, उसमें से 15 तो लैंथेनाइड एलिमेंट के कैटेगरी में आता है, एक स्कैंडियम अलग है और एक यट्रियम अलग है। तो ये 17 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, 2 तो एकदम अलग है और 15 एक ग्रुप लैंथेनाइड एलिमेंट के ग्रुप में आता है, सेम कैटेगरी में आता है। सीधी सी बात, 15 लड़की एक ग्रुप में आ जाएगी ना, 15 फीमेल है, उसी तरीके से ये 15 ये लैंथेनाइड एलिमेंट एक ग्रुप में आ जाएगा, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब सेम होगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जिसको पता है वो समझ जाएगा इस चीज़ को, जिनको ना पता है नहीं पूछेगा यूपीएससी, जितना काम का है बता दिए। अब देखो, रेयर अर्थ एलिमेंट ना अर्थ क्रस्ट पे काफ़ी अबंडेंट है, मतलब बहुत मिलते हैं ये, ऐसा नहीं है कि देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन इनके नाम में तब रेयर का है लिखा हुआ है, जब ये अबंडेंट हैं, आसानी से मिल रहे हैं। तो नाम में रेयर इसलिए लिखा हुआ है ना कि इनको एक्सट्रैक्ट करके धरती से बाहर निकालना मुश्किल है, टेक्नोलॉजी ही नहीं है हमारे पास कि हम इसको बाहर निकालें, बड़ा मुश्किल है इसको एक्सट्रैक्ट करके निकालना। तो इसका एक्सट्रैक्शन और एक्सप्लोरेशन इतना मुश्किल है, जो कि इसको रेयर बनाता है। यूपीएससी यहाँ से फंसा देगा कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स तो इतने रेयर हैं कि कहीं देखने को ही नहीं मिलते हैं। स्टेटमेंट सही है कि गलत? गलत है भाई। और जिनको नहीं आइडिया होगा ना, वो तो सही करेंगे कि अरे रेयर अर्थ एलिमेंट तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होगा, कहीं मिलेगा ही नहीं। मिलता सब जगह है, निकालना मुश्किल है, इसलिए उसको रेयर कहते हैं। इसलिए हम लिख भी दिए हैं कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट का नाम है ना, वो तुमको मिसलीड कर रहा है, मिसलीडिंग नाम है, ध्यान रखना। रेयर अर्थ एलिमेंट मिलता सब जगह है, निकालना मुश्किल है, इसलिए उसको रेयर कहते हैं। अब 2 टाइप्स के रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं, एक हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट, एक लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट। हेवी वाला जो है वो थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल है, इसका डिमांड ज़्यादा है, तो हेवी वाला थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइट वाला भी एबंडेंट है, लेकिन निकालना मुश्किल है। तो लाइट वाला का एक एग्जांपल देखो, नियोडाइमियम। नियोडाइमियम एक लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट है, जो कि बहुत क्रिटिकल है। इसका यूज़ सारे मोबाइल फोन्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स,
इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इन सब में किया जाता है। आप शेयर देख लो कौन से देश के पास कितना है रेयर अर्थ एलिमेंट। चाइना के पास 49, ब्राज़ील के पास 23, इंडिया के पास 8, रसिया के पास 4, ऑस्ट्रेलिया के पास 8, ठीक, परसेंटेज में। चौथा टॉपिक देखो, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। इसको हम ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट भी बोलते हैं। पहली बात तो ये लोमड़ी नहीं है, फ्लाइंग फॉक्स लोमड़ी नहीं है, ये चमगादड़ है। बस इसका नाम फ्लाइंग फॉक्स रख दिया गया है क्योंकि इस चमगादड़ की शकल लोमड़ी की तरह मिलती है। अभी हम आगे लिखे हैं, बता देंगे, मजाक थोड़ी ना कर रहे हैं। इसकी शकल लोमड़ी की तरह मिलती है, इसलिए इसका नाम इंडियन फ्लाइंग फॉक्स रख दिया है। लेकिन ये है चमगादड़ की प्रजाति। इसको हम ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहते हैं। ये फ्लाइंग फॉक्स नेटिव का है। ये फ्रूगीवोरस डाइट वाला है, मतलब ये फ्रूट्स भी खाता है, इंसेक्ट्स भी खाता है, फ्लावर भी खाता है। ये लार्ज साइज के होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, और इनका चेहरा लोमड़ी की तरह दिखता है, इसलिए इसको हम फ्लाइंग फॉक्स कह देते हैं। इसके जो मेल्स होते हैं वो फीमेल्स के तुलना में बड़े होते हैं। इनके बॉडी पे येलो पैचेस हमको देखने को मिलते हैं, और ये वर्मिन स्पीसीज हैं। वर्मिन स्पीसीज मतलब ये सारे फ्रूट्स वगैरह को खराब कर देते हैं और डिजीजेस भी फैलाते हैं, जैसे कि निपाह वायरस यही फैलाए थे। साथ ही साथ ये की स्टोन स्पीसीज भी हैं। की स्टोन स्पीसीज अभी तुमको हम 3-4 दिन पहले कराए थे कि एक ऐसा स्पीसीज जो कि किसी इन्वायरमेंट में अगर प्रेजेंट है तो उसके प्रेजेंट होने से बाकी अलग अलग स्पीसीज जो उस इन्वायरमेंट में है उसका रहना आसान हो जाता है। तो अगर उस की स्टोन स्पीसीज को हम उस इन्वायरमेंट से निकाल देंगे ना, तो बाकी अलग अलग स्पीसीज जो उस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वो भी इम्पैक्ट हो जाएंगे। तो की स्टोन स्पीसीज सीधे वैसे स्पीसीज जो अकेला रहता है उस इन्वायरमेंट में, लेकिन रहकर बहुत सारे स्पीसीज की हेल्प करता है रहने में। जैसे कि की स्टोन स्पीसीज देखो, ये जो फ्लाइंग फॉक्स है, की स्टोन स्पीसीज है, क्या काम करता है? तो ये सीड्स डिस्पर्सल में हेल्प करता है मेनी प्लांट्स के ट्रॉपिकल सिस्टम में। ये क्या करेगा, जाएगा फ्रूट पे बैठेगा, उसका बिया खाते हुए उड़ जाएगा। तो उसका बिया खाते हुए उड़ेगा तो कहीं कहीं हवा में दूसरे जगह उस पेड़ का बिया गिरेगा, उस फ्रूट का बिया, बीज गिरेंगे तो अब वो उगेंगे। तो ये डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में हेल्प कर रहा है कि नहीं? तो अब नए नए सेम उसी वैरायटी के सीड्स उग जाएंगे। अब मान लो ये फ्लाइंग फॉक्स को वहाँ से हम हटा दें, तब तो सीड डिस्पर्सल होगा नहीं, उस प्लांट की ग्रोथ लिमिटेड हो जाएगी। एक टाइम के बाद उसकी नंबर्स जो हैं वो कम होने लगेंगे उस रीजन में। तो फ्लाइंग फॉक्स के होने से बहुत सारा प्लांट वहाँ पे सर्वाइव कर रहा है ना, ठीक। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में ये आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 2 में आता है, और IUCN का ये लीस्ट कंसर्न के कैटेगरी में आता है, मतलब इसकी आबादी ठीक ठाक है। दैट्स इट, आज का यही करंट अफेयर था। मेंस का क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। इंट्रोडक्शन छोटा से छोटा बनाएंगे, करंट रेलेवेंट कोई डाटा है तो करंट से बनाएंगे, जैसे रिसेंटली चाइना का स्पेसक्राफ्ट हिट हुआ है वैसे बना देंगे, और कंक्लूजन में बैलेंस करेंगे, ठीक। बाकी सारा चीज़ तुमको हम बता दिए। ये था आज करंट अफेयर। यार आज ना बहुत मतलब दुख हुआ मुझे, ये दोबारा मैं ऑडियो बना रहा हूँ और इस चक्कर में फ़ोन इतना जोर का दीवार पे मारे हैं कि मेरा फ़ोन ना वो 3 ऐसे घूम चुका है, बेंड हो चुका है। चलो ठीक है भैया, भेजते हैं ऑडियो तुमको हम। टेक केयर। क्वेश्चन लिख के भेजो सब लोग यार, बहुत मेहनत लगती है। क्वेश्चन तो आंसर तो डालो सब लोग, जितने लोग देख रहे हो। चलो टेक केयर।